चैप्टर 6 में आगे देखेंगे लघु अवधि ऋण। लघु अवधि ऋण अगर 15 माह से कम अवधि के लिए ऋण लिया जाता है तो उसे लघु अवधि ऋण कहते हैं। मध्यम अवधि ऋण 15 माह से 5 वर्ष तक। दीर्घ अवधि ऋण 5 वर्ष से अधिक। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो 1862 में। कौन मुद्रा कृत्रिम है? तो स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसे हम शॉर्ट में SDR कहते हैं। यह ऐसी मुद्रा है जो चलन में नहीं होती तथा केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए होती है, कृत्रिम मुद्रा कहलाती है। जबकि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ADR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDR कृत्रिम मुद्रा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नकदी यानी इंटरनेशनल लिक्विडिटी की समस्या किसकी अनुपलब्धता से होती है? इंटरनेशनल लिक्विडिटी की समस्या डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं जो कि हार्ड करेंसी कहलाती हैं उनकी वजह से होती है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी एक देश के भुगतान संतुलन के घाटे को ठीक करने के लिए उसके केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए अंतर्राष्ट्रीय तौर से स्वीकार्य परिसंपत्तियों जिसमें डॉलर, गोल्ड, SDR, बास्केट की अन्य मुद्राएं के समस्त भंडार हैं। काली मुद्रा क्या है? यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। काली मुद्रा वह है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था से संबंधित सही कथन। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है। सही है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है। ये भी सही है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं। यह भी सही है। बट बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं होता, बल्कि इसके खिलाफ अपील अपीलीय प्राधिकरण में की जा सकती है, जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व में कार्य करता है। किस बैंक ने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने। बेसल सेकंड एंड बेसल थर्ड समझौता किससे संबंधित है? किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। बेसल जो फ्रेमवर्क है 1, 2 और 3 बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। किसी देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य कैसे निर्धारित होता है? तो संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है। संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांग है इससे भी निर्धारित होता है। तो किसी देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य निर्धारित होता है संबंधित देश की सरकार की स्थिरता यानी कि वहाँ की सरकार कितनी स्टेबल है, और संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की कीमत यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की कितनी डिमांड एंड सप्लाई है, उसकी कितनी मांग है, उससे भी निर्धारित होता है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं RBI के द्वारा। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम 1917 में जारी किए गए थे। पूंजीगत लाभ हो सकता है जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, जब कोई रंग चित्र खरीदे और उसकी लोकप्रियता बढ़ने से उसके मूल्य में वृद्धि हो। जैसे आपने कोई पेंटिंग खरीदी और वो पेंटिंग आगे जाके उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको कैपिटल गेन हो सकता है। किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि से कैपिटल गेन का कोई संबंध नहीं होता। कैपिटल गेन में वर्ड ही है कैपिटल, यानी कि कोई बड़े मूल्य की वस्तु है, ना कि कोई छोटे मोटे उत्पाद की विक्रय। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आयोजना। नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया। किसी राष्ट्र में नियोजन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाया जाता है। नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया या किसी राष्ट्र में नियोजन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाया जाता है। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है? आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है? तो आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाते हैं, वही निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। सरकार बाजार प्रणाली के कार्यकरण को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। भारत में 1991 के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 के बाद निर्देशात्मक थी।
12वीं पंचवर्षीय योजना के सरकारी प्रपत्र के अनुसार इस योजना में सर्वाधिक व्यय होगा सामाजिक सेवाओं पर। वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से जुटाए जाते हैं? तो ऋण से। आज की डेट में भी अगर भारत में कोई भी योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन करना होता है तो हम सबसे ज़्यादा जो भारत सरकार है वो अपने साधन ऋण से ही जुटाती है। 1991 और 2000 यह दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाता है। 1991 से 2000 यह दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि, यानी कि इस समय ज़्यादा रोजगार हमारे देश में उपलब्ध नहीं थे। भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में पीसी महालनोबिस द्वारा अपनाया गया था, यानी कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसे पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं BS मिन्हास। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन। सही क्रम IMF 1945 में स्थापित हुआ था। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 1949 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 की है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 का है। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 मानी जाती है। आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची का। संविधान की 7वीं अनुसूची में आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में डाला गया है। कथन ए, नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त होना है। कारण, गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952। यह योजना आयोग के समानांतर संस्था है, इसका अंग नहीं है। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय जिसका की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। चौथा, यह राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करती है। यह सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समीक्षा पर सुझाव देता है। और भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का है। जैसे उस ज़माने में योजना आयोग था वैसे ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। दोनों की दोनों संस्थाएं संविधानेतर निकाय हैं और दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग एक सलाहकार संस्था है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित एक संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, योजना आयोग का सृजन किया गया। इसका सृजन मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ है। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 तक चली थी। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन वर्ष 1938 में गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर हुआ था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का इस कमेटी के अध्यक्षता नेहरू ने की थी। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। गांधीवादी योजना द्वारा स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना की संकल्पना थी। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का
मुख्य उद्देश्य स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना है। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? तो 1978-79 हेतु रोलिंग प्लान जारी किया गया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी 1980 में शासन में आई तो उसने वर्ष 1980 से 85 हेतु एक नई छठी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मुद्रा एवं बैंकिंग, जो कि 8वां चैप्टर है। हॉट मनी, गर्म मुद्रा, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है। निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है, जैसे डॉलर, अमेरिका का डॉलर। बचत घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होगा। यानी कि अगर हमने बजट घाटे के वित्तीयन के लिए अगर नई मुद्राओं का सृजन कर दिया, नई मुद्राओं को छाप दिया, तो उससे स्फीति यानी इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होगा, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप मांग में वृद्धि होगी, जो कीमतों को बढ़ा देगी। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक, जो कि 1881 में स्थापित हुआ था, और यह भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से प्रबंधित था। पूर्ण रूप से प्रथम जो भारतीय बैंक था वो पंजाब नेशनल बैंक था। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है IRDA को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को गठित किया गया है अप्रैल 2000 में। IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह बीमा कंपनी का नियमन करती है। RN मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र से संबंधित है। RN मल्होत्रा जो समिति है वो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। एक्चुअरीज शब्द बीमा क्षेत्र से संबंधित है। भारत में विदेशी वाणिज्य उधारी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स का रेगुलेशन RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा होता है। तो जितनी भी हम भारत में जितना भी एक्सटर्नल बोरोइंग्स आते हैं उन पे RBI अपना कंट्रोल करता है, और जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज है उन पे भी RBI कंट्रोल करता है। गवर्नर RBI के रहे हैं कौन रहे हैं? मनमोहन सिंह रहे हैं, बिमल जालान रहे हैं, C रंगराजन रहे हैं। RBI के गवर्नर नहीं रहे हैं राजा जी चलैया। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारी बैंकों को उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं। इसकी उल्टी प्रक्रिया रिवर्स रेपो दर, यानी कि जब व्यापारिक बैंकों से RBI पैसा लेगा तो उसे हम रिवर्स रेपो दर कहेंगे। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है RBI के द्वारा। चर आरक्षण अनुपात वेरिएबल रिजर्व रेशियो मुद्रा नीति के साधन हैं। वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जिसे कैश रिजर्व रेशियो की तरह वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी मुद्रा नीति के साधन है। RBI का अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक है। 1 जुलाई से 30 जून तक। और भारत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है यानी वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड का नियमन करती है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में कोई किसी अनुच्छेद के तहत तो नहीं की गई है, जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 12 अप्रैल 1988 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसको 30 जनवरी 1992 में, जब यह पहली बार स्थापित हुई थी तो इसकी स्थापना थी 12 अप्रैल 1988, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक दर्जा जो मिला है वो 30 जनवरी 1992 को मिला है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। यह शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। यह भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने में भी नियामक शक्तियों का प्रयोग करता है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देना है? जब हम कहते हैं कि बैंकों ने प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दी है तो उसे कृषि, उसमें शामिल है कृषि, शिक्षा, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, गृह, दुर्बल वर्ग, एक्सपोर्ट क्रेडिट। भारत में कौन सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है?
तो 1 फरवरी 1964 में स्थापित यूटीआई भारतीय शेयर बाजार में सबसे बड़ा निवेशकर्ता है। अब भले चेंज हो गया होगा म्यूचुअल फंड संगठन। यूटीआई के उद्देश्य क्या थे? अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, लोगों की बचत को एकत्रित करना। मौद्रिक नीति के अस्त्र या शाख नियंत्रण की विधियाँ। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के अस्त्र या शाख नियंत्रण की विधियाँ। तो इसकी 2 विधियाँ हैं। एक होती है परिमाणात्मक शाख नियंत्रण विधियाँ, एक होती है चयनात्मक, जिसे हम गुणात्मक शाख नियंत्रण विधियाँ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिमाणात्मक शाख नियंत्रण विधियाँ। तो जिसमें कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट शामिल हैं। चयनात्मक या गुणात्मक शाख नियंत्रण विधियाँ, जिसे हम इंग्लिश में क्वालिटेटिव भी कहते हैं, अब परिमाणात्मक को हम क्वांटिटेटिव भी कहते हैं। तो चयनात्मक या गुणात्मक शाख नियंत्रण विधियाँ या क्वालिटेटिव कौन सी विधियाँ हैं? उपभोक्ता उधार का नियमन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारित करना, नैतिक दबाव, शाख की राशनिंग, उपभोक्ता उधार का नियमन, शाख स्वीकृतिकरण योजना। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतें, कल्पित कीमत यानी शैडो प्राइस की अवधारणा को प्रतिपादित किया है जे टिनबर्गिन एंड हॉलिस ने। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनकी जमाएं 50 करोड़ से अधिक थीं। दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1980 में किया गया था, जो कि 15 अप्रैल 1980 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति एडी गोरवाला समिति द्वारा हुई थी। भारत में कॉमर्शियल बैंक के कार्य ग्राहकों की ओर से शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, जमा स्वीकार करना, उधार देना, वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति है किसानों को साख, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक अगर किसानों को या किसी को भी क्रेडिट देते हैं तो वो उनके लिए एसेट्स कहलाएगी। डिपॉजिट्स उनके लिए लायबिलिटीज़ कहलाती हैं, लेकिन उनका लोन देना उनके लिए एसेट्स होता है। वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, आरआरबीज का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गाँवों को अपनाना, ये सब वित्तीय समावेशन के प्रयास हैं। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि, मांग पर नियंत्रण, मुद्रापूर्ति पर नियंत्रण, वस्तुओं की राशनिंग, जबकि ब्याज दर को कम करने से निवेश तथा उपभोग में वृद्धि के रूप में होगा, जो मुद्रास्फीति को और बढ़ाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, उपभोग व्यय को भी बढ़ाएगा। निम्न ब्याज दर से उधार लेना आसान हो जाता है, जिससे इकोनॉमी में तरलता बढ़ जाती है। इससे एग्रीगेट डिमांड एंड आर्थिक वृद्धि उच्च रहने की संभावना बनी रहती है, लेकिन कुल मांग में वृद्धि उच्च मुद्रास्फीति के दबाव के कारण भी हो सकती है। तो कुल मांग में वृद्धि उच्च मुद्रास्फीति के दबाव के कारण भी हो सकती है। घटा हुआ मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। घटा हुआ मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य घटता है। प्राइस ऑफ किसी भी वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी मुद्रा की मनी की परचेजिंग पावर यानी मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? घट जाता है। आरबीआई बैंक रेट, रेपो रेट, आरआर को बढ़ाता है तो मुद्रा का प्रसार मनी सर्कुलेशन में कमी आती है। अगर आरबीआई द्वारा बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो सिंपल सी बात है मुद्रा का सर्कुलेशन कमी आती है, क्योंकि अब लोगों के पास बैंकों के पास लोगों को पैसा देने के लिए कम उपलब्ध होगा। जब लोगों को पैसा कम मिलेगा तो इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत। तो भारत में भविष्य निधि क्या है? संविदा आधारित बचत। भविष्य निधि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की आय का वह भाग है जिससे
भविष्य निधि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की आय का वह भाग है जिसे संविदा के आधार पर सरकार के पास जमा करना पड़ता है। ध्यातव्य है कि भविष्य निधि सरकार की आय नहीं अपितु दायित्व है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव का। RBI वर्तमान में RBI 1, 2, 5 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000 तक की करेंसी नोट छापने का कार्य कर रही है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए RBI अधिकृत है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम स्थिर कोष प्रणाली। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम स्थिर कोष प्रणाली। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है दीर्घकालीन ऋण लंबी अवधि के लिए, ताकि कृषि में स्थायी सुधार लाया जा सके। भूमि विकास बैंक भाग है सहकारी साख संरचना का। इसके अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण संपत्तियां शामिल हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र जनपद स्तर पर होता है। नाम लिखा है केंद्रीय सहकारी बैंक, और लेकिन यह काम करती हैं जनपद स्तर पर। भारत में सहकारी बैंक 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। सहकारी साख समितियां 3 स्तरीय हैं। सहकारी साख समितियां 3 स्तर पे हैं। प्रथम स्तर पर राज्य के लेवल पे जो काम करते हैं इनको राज्य सहकारी बैंक कहते हैं। द्वितीय स्तर पर जनपद स्तर पर जो कार्य करती हैं उन्हें केंद्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक कहते हैं। और तृतीय स्तर पर ग्रामीण स्तर पर जो काम करते हैं उन्हें ग्रामीण ऋण समितियां या प्राथमिक ऋण समितियां कहते हैं। मुद्रा प्रसार। ऊंची कीमतें। मुद्रा प्रसार से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से है। इससे मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है। मुद्रा प्रसार। ऊंची कीमतें। मुद्रा प्रसार से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से है। इससे मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है, अर्थात मुद्रा की निश्चित मात्रा से पूर्व की अपेक्षा कम वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय किया जा सकता है। इससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। वर्ष 1995-1996 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना कोष विकास कोष का हिसाब रखता है नाबार्ड। ग्रामीण अवस्थापना कोष की स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। कॉमर्शियल पेपर वाणिज्यिक प्रपत्र शाखा का स्रोत है कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉमर्शियल पेपर वाणिज्यिक प्रपत्र शाखा का स्रोत है कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट उद्योग। कॉमर्शियल पेपर वाणिज्यिक प्रपत्र शाखा का स्रोत है कॉर्पोरेट सेक्टर। CP यानी प्रोमिसरी नोट है। परिपक्वता अवधि इसकी 7 से 90 दिन होती है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य। मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य हैं? मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, विदेशी विनिमय दर स्थिरता, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण इसका उद्देश्य नहीं है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग। इसी में आगे हम देखेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग में आगे कंपनी अंश शेयर्स पर लिमिटेड होने का अर्थ है। जब लिखे कि कंपनी अंश यानी कि शेयर्स पर अगर लिमिटेड लिखा है तो उसका अर्थ होता है शेयर धारकों का उत्तरदायित्व सीमित होना। शेयर धारकों का उत्तरदायित्व सीमित होना। भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति गठित की गई थी 1993 में। भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग है RBI, ICI, IDBI। मुद्रा व्यापार सहयोग निधि विदेशी व्यापार से संबंधित है। नाबार्ड इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1980 से 85 के बीच हुई थी। जो इसकी एग्जैक्ट डेट है वो 12 जुलाई 1982 है। मुख्यालय नाबार्ड का मुंबई में है। भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। पुनर्वित्त प्रदान करता है। यह किस को पुनर्वित्त रीफाइनेंसिंग देता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, राज्य भूमि विकास बैंक के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, राज्य सहकारी बैंकों को, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए
ऋण देती है, जबकि नाबार्ड एग्जिम बैंक को पुनर्वित्त नहीं उपलब्ध कराता, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड बैंक है और यह कोई कृषि के लिए तो लोन उपलब्ध नहीं करा रहा, इसलिए एग्जिम बैंक को यह पुनर्वित्त नहीं उपलब्ध कराता। कौन स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में नाबार्ड बैंक द्वारा लघु वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कार्यक्रम व्यापारिक बैंक RRBs यानी रीजनल रूरल बैंक, सहकारिता बैंक द्वारा क्रियान्वित की जाती है, जबकि नाबार्ड एक नियामक संस्था है। नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नाबार्ड नहीं करता, लघु वित्त इनको नहीं प्रदान करता। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सिडबी देश में लघु उद्योगों की प्रोन्नति, वित्त व्यवस्था एवं विकास के लिए प्रधान वित्तीय संस्था है। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय बैंक स्थापित हुए। कौन कौन से? पहला हुआ मुरादाबाद और गोरखपुर में यूपी, ये 2 यूपी में हुए, भिवानी हरियाणा में 1, जयपुर राजस्थान में 1, मालदा पश्चिम बंगाल में 1। कार्य इनका क्या है? रीजनल रूरल बैंक का लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, भूमिहीन तथा सीमांत किसानों एवं श्रमिकों को ऋण प्रदान करना। इनके कार्य नहीं है भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। भारत में दाशमिक मृदा प्रणाली शुरू की गई 1957 में। भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी 1957 में। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो जब पहले हम नया पैसा बोलते थे उसको पैसा कब से बोलना शुरू कर दिया? 1 जून 1964 से। 1957 से 1964 तक टकसाल के उत्पादित पैसे को नया पैसा कहा गया। 1964 में नया शब्द त्याग कर पैसा कहा गया। जब विनिमय दर $1 बराबर 60 रुपये से परिवर्तित होकर $1 बराबर 58 रुपये हो जाती है तो रुपया अधिमूल्यित हो गया है, रुपया का मूल्य बढ़ गया है। अब $1 पहले $1 लेने के लिए हमें 60 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब $1 लेने के लिए हमें केवल 58 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए रुपया के मूल्य अधिमूल्यित हो गया है, डॉलर का मूल्य बल्कि घट गया है। इसका अभिप्राय डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो गया है, रुपये का मूल्य बढ़ गया है, जिससे $1 प्राप्त करने के लिए पहले 60 रुपये की अपेक्षा अब 58 रुपये कम देने पड़ रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रमोटर्स हैं भारत सरकार, IDBI, LIC, GIC, SBI, ICICI, IFCI। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की अनुशंसा पर की गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव से। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण है विदेशी कोषों का अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का क्या कारण है? विदेशी कोषों का अंतर, यदि विदेशी फंड्स का अंतर प्रवाह माने अंदर आना एवं बाह्य प्रवाह माने आउटफ्लो होना। मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति में परिवर्तन, विदेशी पूंजी बाजारों में उतार चढ़ाव जो निवेशकों को प्रभावित करता है। औद्योगिक वातावरण की स्थिति, बाजार में तरलता की उपलब्धता। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य है कीमत। सबसे आधारभूत तत्व जो बाजार के अस्तित्व के लिए है वो है कीमत, जहां गुड्स एंड सर्विसेज का क्रय विक्रय होता है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप का सबसे प्रचलित आधार है थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप का सबसे प्रचलित आधार थोक मूल्य सूचकांक है। अन्य इसके अलावा हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक को भी देखते हैं। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो वह ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी।
क्योंकि बैंक अब ऊंची ब्याज दर पर ऋण देंगे। कहने का मतलब है कि अगर पैसे की सप्लाई वही रहती है लेकिन पैसे की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो सिंपल सी बात है, जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो बैंक ब्याज दर में वृद्धि कर देंगे और ऐसी ऊंची ब्याज दर पर लोन महंगे हो जाएंगे। भारत में वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है जिंस फ्यूचर्स व्यापार। भारत में वायदा बाजार आयोग की स्थापना 1953 में हुई। कथन ए, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण आर है, मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। आर और ए दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मूल्य में बढ़ोतरी से व्यापारी वर्ग को लाभ तथा उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, जिसके कारण उतनी ही मुद्रा से पूर्व की अपेक्षा कम वस्तुओं का क्रय किया जा सकता है। स्पष्ट है कि ऐसी दशा में उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ेगी। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है। विदेशों की तुलना में स्वदेश में कीमतें अधिक तेजी से बढ़ने के कारण यह विदेशी करेंसी की अपेक्षा विनिमय दर कम कर देती है, जिससे विनिमय दर में सुधार नहीं होता है। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ किन्हें प्राप्त होता है? तो ऋणी को होता है, उत्पादक को होता है, व्यापारी वर्ग को होता है, कृषक को होता है, विनियोजक इन्वेस्टर्स को, परिवर्तनशील आय समूह को। और हानि किन्हें होती है मुद्रास्फीति से? उपभोक्ताओं को होती है, ऋणदाता को, साहूकार, स्थिर आय समूह, पेंशन भोगी वर्ग, डिबेंचर होल्डर्स, सेविंग अकाउंट रखने वाले। वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति से, आयात में वृद्धि होती है, रोजगार और करारोपण में कमी होती है, सार्वजनिक बचत में और निर्यात में। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा के मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति पूर्व की अपेक्षा कम हो जाती है। ऋणी वर्ग के लिए लाभदायक और ऋणदाता के लिए हानिकारक होती है। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच को फिलिप्स वक्र दर्शाता है। यह इनके बीच विलोम संबंध प्रदर्शित करता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच अपस्फीति माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट से है। बेस इफेक्ट, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। स्फीति दर में वृद्धि के संदर्भ में विगत वर्ष की कीमतों का वर्तमान स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव ही बेस इफेक्ट यानी आधार प्रभाव है। किस कीमत सूचकांक से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति का माप किया जाता है? तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI IW कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में महंगाई के कारण होने वाले क्षतिपूर्ति हेतु है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, जो कि डियरनेस अलाउंसेस महंगाई भत्ते का निर्धारण करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित कौन कौन से इंडेक्सेस हैं? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा कौन कौन से इंडेक्स संकलित किए जाते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर्स, जो कि CSO द्वारा संकलित, जिसे अब NSO कहते हैं, NSO द्वारा संकलित है। CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयर्स, शहरी गैर श्रम कर्मचारी। कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? तो फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा। भारत में व्यापारिक बैंकों की, कॉमर्शियल बैंक्स की देनदारियों यानी कि लायबिलिटीज़ में सबसे महत्वपूर्ण अंश फिक्स डिपॉजिट्स हैं। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि फॉरेन करेंसी रिजर्व फंड में शामिल हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण, SDR, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में प्ररक्षित स्थिति। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कहो चाहे भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। SBI भारत का पहला बैंक था जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली, जबकि निजी क्षेत्र में एक्सिस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की थी। कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय में संलग्न है? तो ICICI, IDBI और IFCI। कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है?
तो SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। शेयर बाजार से संबंधित हैं वर्ड, कौन कौन से वर्ड शेयर बाजार से संबंधित है? बुल माने तिजड़िया, बियर माने मंदड़िया, स्टैग और लेमडैक, इनसाइडर ट्रेडिंग, कैपिटल मार्केट एक्सेट्रा। मंदड़िया उस निवेशक को कहा जाता है जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। दलाल सटोरिये नहीं हैं, दलालों को सटोरिया नहीं कहा जाता। इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी को आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करता है तो इसे अवैध कार्य माना गया है। कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार दीर्घकालीन फंड का बाजार है जिसमें इक्विटी प्लस डेब्ट के माध्यम से पूंजी की उगाही करता है। यह देश के भीतर तथा बाहर दीर्घकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार है। विश्वसनीय प्रतिभूति से तात्पर्य ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, इसे अतिरिक्त जिनकी विस्तृत उत्पाद श्रृंखला हो, जिनका उच्च प्रबंधन हो तथा जिनसे हमेशा ऊंची आय और लाभांश प्राप्त होता है, उसे विश्वसनीय प्रतिभूति कहते हैं। लीड बैंक की स्थापना RBI ने दिसंबर 1969 में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड बैंक की स्थापना RBI ने दिसंबर 1969 में की थी। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। जिला में साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हर जिले में एक बैंक पहुंचेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था जहां बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। लीड बैंक प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए अलग अलग जिलों को अपनाए। अग्रणी बैंक लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। भारत के लगभग सभी जिलों में यह योजना लागू है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियों के लिए यूज़ होता है। सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को गिल्ट एज्ड बाजार में RBI के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ड एज्ड का अर्थ सर्वोत्तम या उत्कृष्ट होता है। इसे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती। यही कारण है कि बैंक और अन्य संस्थाएं इन प्रतिभूतियों के लिए विशेष आकर्षण रखती हैं। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड के लिए। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड के लिए। प्लास्टिक मनी जब कहते हैं तो उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ATM एक्सेट्रा शामिल होते हैं। प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता देश ऑस्ट्रेलिया है। यह नकद, कैश या मनी का एक विकल्प है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी की जाती है। शैडो बैंकिंग, आभासी बैंक, प्रतिछाया बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करते हैं, इन्हें शैडो बैंकिंग कहते हैं। NBFC परंपरागत वाणिज्यिक बैंकों के समान ही ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, मगर NBFCs पर न तो सरकार का और न ही केंद्रीय बैंक का कोई नियंत्रण होता है। कौन से पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण हैं? दिल्ली मेट्रो का रेल कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, एयरटेल मुद्रा। उपकरण नहीं है राष्ट्रीयकृत बैंक का साख-पत्र। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल हैं कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन, औद्योगिक लाइसेंस प्रथा को हटाना, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाना, आयात शुल्क में कमी लाना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी बाजार का उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का निवेश, प्राइवेटाइजेशन, रियायतों में कमी, FRBM एक्ट 2003 का पालन, वैट शुरू करना, पेंशन संबंधी सुधार, शहरी सुधार, आय और निगम कर में कटौती, बाजार की शक्तियों द्वारा विनियमन दर का निर्धारण, सेवा कर शुरू करना। RBI किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? RBI किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति। RBI अपने पास पहले स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति रखेगा, तब उसके बदले मुद्रा का निर्गमन करता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस
निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदान की जाती हैं। माइक्रो फाइनेंस यह सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कौन कौन सी सेवाएं माइक्रो फाइनेंस देता है? ऋण सुविधा देता है, बचत की सुविधाएं देता है, बीमा सुविधाएं एवं निधि अंतरण सुविधाएं, फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी। माइक्रो फाइनेंस का प्रारंभ 1980 के दशक में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठन के माध्यम से हुआ था। ग्रामीण परिवारों को कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? तो ग्रामीण परिवारों को रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज, भूमि विकास बैंक, जबकि यह सीधे ऋण देते हैं, जबकि नाबार्ड सीधे ऋण नहीं प्रदान करता, बल्कि नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक्स और भूमि विकास बैंकों को रीफाइनेंस करते हैं। निजी क्षेत्र के म्यूचुअल फंड्स को भारत में अनुमति मिली 1993 में। होलसेल प्राइस इंडेक्स का नया आधार वर्ष 2011-12 है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अब देखेंगे। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव करता है, यानी कि जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड पैसे आते हैं वो आरबीआई के पास रहते हैं। अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण, करेंसी का नियमन, साख का नियमन, लेकिन विदेशी व्यापार का नियमन आरबीआई नहीं करता। विदेशी व्यापार यानी फॉरेन जो ट्रेड है उनका नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। साख का नियंत्रण करता है आरबीआई। साख का सृजन, क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं। यह साख यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल, जब वर्ड लिखा रहे क्रेडिट को कंट्रोल तो वो आरबीआई करता है, लेकिन जब क्रेडिट का क्रिएशन यानी कि क्रेडिट को क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक्स लोन दे के क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं। कि मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय और राज्य सरकारों का बैंकर है। व्यापारिक घरानों को ऋण नहीं प्रदान करता। ये व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान नहीं करता। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई के 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है, वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण करता है, परिसंपत्तियों की तरलता रखता है, शाखा विस्तार, बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है। आरबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के यानी पब्लिक सेक्टर के व्यावसायिक एवं विकास बैंकों का पर्यवेक्षक भी करता है। विदेशी विनिमय का नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है। नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। आरबीआई क्या निर्धारित करता है? कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रधान उधारी दर, प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग होती है पीएलआर, प्रधान उधारी दर आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। पीएलआर का निर्धारण आरबीआई नहीं करता है, यह बैंक अपने से करते हैं। पीएलआर वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपनी विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। विश्वसनीयता से तात्पर्य जोखिम शून्यता से है। तो यह जो पीएलआर है वह बैंक खुद डिसाइड करते हैं, इसमें आरबीआई डिसाइड नहीं करता। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में आरबीआई द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विनिमय स्थिरता, कीमत स्थिरता, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। आरबीआई द्वारा कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि से क्या होगा? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। यह साख सृजन को कम करता है क्योंकि अब कॉमर्शियल बैंकों को सीआरआर की ज़्यादा मात्रा आरबीआई के पास जमा करनी होगी, तो उनके पास लोन देने के लिए कम पैसे बचेंगे, तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी के कारण मुद्रा द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि होगी। अगर किसी भी कीमत स्तर में बढ़ोतरी होती है तो मुद्रा मनी सप्लाई की पूर्ति में वृद्धि होती है। उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट आएगा, प्रभावी मांग में वृद्धि होगी। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देते हैं। एसएलआर तरल परिसंपत्तियों की मात्रा है, जैसे नकदी, कीमती धातुएं,
अल्पकालिक प्रतिभूति को वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा या भंडार में बनाए रखना चाहिए। कॉमर्शियल बैंक्स दीर्घावधिक ऋण सरकार को प्रदान करने के लिए अपने कोष को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, जबकि अल्पावधिक ऋण देने के लिए ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं। यह SLR के तहत होती हैं। जब SLR RBI द्वारा 50 आधार अंक कम होता है तो अनुसूचित यानी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। अब बैंकों के पास अपेक्षाकृत अधिक भाग तरल के रूप में उपलब्ध होता है, जिससे उधार देने के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो जाती है। बैंकों में अधिक तरलता की उपस्थिति में वह ऋण प्रोत्साहन हेतु ब्याज दर घटा सकती है। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे SLR कहते हैं। रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करने वाले कारक उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च राजकोषीय घाटा, ऊंची कच्चे तेल की कीमत। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। कॉमर्शियल बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का अर्थ है कॉमर्शियल बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। वह ऋण जिनके पीछे भुगतान से 30 दिन बाद से 90 दिन तक न तो मुख्य रकम यानी ना ही प्रिंसिपल अमाउंट दी गई हो, न ही मुख्य रकम का सेटलमेंट और ना ही उस पर देय ब्याज जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं दिया गया हो, न ही उस पर देय ब्याज की अदायगी की जाती हो, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। इंटरनल डेप्ट आंतरिक ऋण के घटक हैं। मार्केट से बोरोइंग बाजार उधारी, ट्रेजरी बिल्स के थ्रू उधारी, स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड टू RBI और क्षतिपूरक बॉन्ड। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है निम्न आय, निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव। फाइनेंशियल इंक्लूजन में नवगठित समिति 2014 में फाइनेंशियल इंक्लूजन में नवगठित समिति थी नचिकेत मोर समिति। अपने क्षेत्र की शीर्ष संस्था है NABARD, अपने अपने क्षेत्र की हैं SIDBI, SEBI और राज्य सहकारी बैंक। शीर्ष संस्था नहीं है SAIL, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन भारत में व्यापक धन यानी मनी 3M3 में शामिल है? जनता के पास मुद्रा करेंसी प्लस बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट, बैंकों के पास समय जमा यानी टाइम डिपॉजिट या जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, और RBI के पास अन्य जमा। सुलभ मुद्रा या स्थूल मुद्रा या व्यापक मुद्रा या जिसे हम M3 भी कहते हैं, M3 के ही सारे नाम हैं, सुलभ मुद्रा, स्थूल मुद्रा या व्यापक मुद्रा। जनता के पास उपलब्ध करेंसी, बैंकों की मांग जमा अवधि, RBI में अन्य जमा राशियाँ, सावधिक जमा इसका भाग नहीं है, सावधिक जमा इसका भाग नहीं है। तरलता के घटते हुए क्रम की सही अनुक्रम है। तरलता यानी लिक्विडिटी की घटता हुआ क्रम क्या है? करेंसी सर्वाधिक तरल होती है, फिर उससे कम तरल बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट, फिर उससे कम बैंकों के पास सेविंग जमा बचत जमा, फिर बैंकों के पास सावधिक यानी फिक्स डिपॉजिट। सबसे कम तरल है, सबसे मुश्किल होता है फिक्स डिपॉजिट को तोड़ना, तो वह सबसे कम तरल है फिक्स डिपॉजिट, सावधिक जमा कहते हैं। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है वृहद या स्थूल मुद्रा जिसे M3 कहते हैं अपॉन आरक्षित मुद्रा जिसे M0 कहते हैं। तो वृहद या स्थूल मुद्रा M3 अपॉन आरक्षित मुद्रा। अगर मुद्रा गुणन K है तो K = M3 अपॉन M0। अब हम इकोनॉमिक्स का पार्ट B पढ़ेंगे, सामाजिक विकास, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है मानव विकास। भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं ग्राम जनसंख्या, विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, लिंगानुपात आदि सामाजिक संरचना को व्यक्त करती है, जबकि निर्धनता सोशियो इकोनॉमिक संरचना का भाग है। जब हमसे सामाजिक संरचना कह रहे हैं तो उसमें ग्राम जनसंख्या, विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति और लिंगानुपात आते हैं। सोशियो इकोनॉमिक संरचना का भाग है निर्धनता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे शॉर्ट में SDI कहते हैं, UNDP ने सर्वप्रथम 1990 में SDI रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रकाशित की थी। SDI के 3 आधारों से मिलकर बनाया गया है, जिसमें पहले है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा का स्तर, तीसरा है जीवन का स्तर।
यूएनडीपी ने सर्वप्रथम 1997 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में मानव निर्धनता या गरीबी सूचकांक प्रस्तुत किया था। तो पूछता है ये कि यूएनडीपी ने सर्वप्रथम 1997 पे ध्यान देना है, एसडी रिपोर्ट में मानव निर्धनता या गरीबी सूचकांक प्रस्तुत किया था। तब से यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में प्रतिवर्ष मानव निर्धनता सूचकांक को भी प्रकाशित करता आ रहा है। वर्ष 2010, ये भी इम्पॉर्टेंट डेट है, वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में मानव निर्धनता सूचकांक यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से प्रतिस्थापित किया गया है, जो 10 संकेतकों पर आधारित है। भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट 1995 में जारी की थी, और मध्य प्रदेश ही वह पहला राज्य है जिसने अपनी खुद की एसडीजी रिपोर्ट भी निकाली है। स्टेट एसडीजी रिपोर्ट में भी मध्य प्रदेश का नाम पहले आ गया है। इसका अधिकतम मान 1 तथा न्यूनतम मान 0 होता है। यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विकसित किया गया है महबूब उल हक तथा भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन एवं कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसमें सहयोग प्रदान किया था। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 10 संकेतक हैं। कथन: मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है, कारण इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत कौन से अधिकार मानव अधिकारों में आते हैं? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार आता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस 1972 में भूटान द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट चैप्टर है गरीबी, पॉवर्टी। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। अर्थशास्त्री रैगनर नेक्से ने वर्ष 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा करते हुए लिखा कि गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीब बने रहते हैं। कथन है ए, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक अभिगित समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है, कारण इससे कार्यक्रम अभिकरणों को लक्षित करने में सहूलियत होती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। कथन: भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं, कारण अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। गरीबों के पास पोषण प्राप्त करने के बहुत सीमित विकल्प हैं, जबकि अमीर अतिशय खान पान और अस्वास्थ्यकर खाद्य का सेवन करते हैं। कथन ए, बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है, कारण यहाँ विकास के स्तर में क्षेत्रीय विभिन्नता मिलती है। आर आंसर है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बिहार राज्य के पिछड़ेपन का कारण वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी परिस्थितियाँ हैं। बिहार राज्य में शिक्षा की कमी, आय की विषमता, सामाजिक रूढ़ियाँ, उद्योग धंधों का अभाव तथा साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण पिछड़ापन मौजूद है। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके 10 सूचक हैं। यही जो है भारत में गरीबी की तीव्रता का माप करता है। इसके 10 सूचक हैं। शिक्षा के अंतर्गत आता है स्कूलिंग वर्ष और विद्यालय की उपस्थिति। स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है शिशु मृत्यु दर, पोषक, जीवन स्तर के अंतर्गत आता है विद्युत, शौचालय, पेयजल, मकान, रसोई ईंधन, परिसंपत्ति धारिता। तो गरीबी की तीव्रता का माप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहता है। तो उसकी जो मेजर 3 हेडिंग्स है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर है। उसके अंतर्गत ये 10 पॉइंट्स आते हैं। कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए नोडल एजेंसी है? पहले योजना आयोग थी, अब नीति आयोग है। तो यह राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमान लगाती है, उसकी नोडल एजेंसी है नीति आयोग। किस समिति की संतुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो लकड़ावाला समिति जो कि 1989 में आई थी, अलग समिति जो कि 1977 में आई थी और तेंदुलकर समिति 2005 में। इनके आधार पर ही भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है।
सुरेश तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का कितना प्रतिशत आकलित किया है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने 37.2%। इस समिति को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के एक नए मानक निर्धारित किए और वर्ष 2005 में तेंदुलकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रमुख थे। जो सुरेश तेंदुलकर थे वह 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रमुख थे। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है तथा राज्यों में गोवा। भारत में 21.92% 2011 और 12 की जनगणना के अनुसार इतने लोग गरीब हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो गरीब रहते हैं वो बिहार में, यूपी में, फिर एमपी में, फिर उड़ीसा में। तो बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से भी जिन्हें भोजन नहीं प्राप्त हो पाता उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे व्यक्तियों को गरीब माना गया है जिन्हें प्रतिदिन इतनी भी खाद्य सामग्री नहीं प्राप्त होती। 2250 कैलोरी ऊर्जा। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। गरीबी अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग आंकड़ा है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार घरेलू उपभोक्ता व्यय द्वारा है। निर्धनता के लिए उत्तरदायी है अपर्याप्त समृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी। निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है बढ़ती निवेश दर। गरीबी रेखा निकालने में उपयोगी तरीका है प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी और HCR कह रहे भाई। गरीबी रेखा निकालने में उपयोग नहीं होता है साक्षरता। कौन एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? कौन एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? शिशु मृत्यु दर, साक्षरता। मॉरिस डेविड मॉरिस के द्वारा यह दिया गया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता विकसित किया गया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता साक्षरता दर प्लस इंडेक्स ऑफ शिशु मृत्यु दर प्लस इंडेक्स ऑफ जीवन प्रत्याशा अपॉन 3। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यद्यपि 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी निवारण के घोषित उद्देश्यों के साथ गरीब वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों का आरंभ किया गया। कथन: मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। कारण: उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर और कुपोषण है। कुपोषण एवं बाल मृत्यु दर की स्थिति इथोपिया और चाड जैसे अफ्रीकी देशों के समान है, इसलिए दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट चैप्टर है रोजगार एवं कल्याण योजनाएं। परिवार नियोजन कार्यक्रम। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ था। 1952 में भारत ने विश्व का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दरों को कम करने हेतु आवश्यक सीमा तक परिवार नियोजन पर जोर दिया गया। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। 1972 में प्रारंभ। समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर 4% पर ऋण उपलब्ध कराना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS 1960 में प्रारंभ हुई। उद्देश्य इसका था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। दूसरा था यह कीमत सहायता कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। भारत में खाद्य सब्सिडी में शामिल है समर्थन मूल्य के द्वारा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और भारतीय खाद्य निगम के क्रय परिचालन PDS के द्वारा दी जाने वाली उपभोक्ता सब्सिडी। इन सभी की लागतों को कवर करने के लिए FCI को सब्सिडी। लक्ष्य: गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम
रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो पहला है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 2 अक्टूबर 1980 को शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य था ग्रामीण निर्धन परिवारों जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। 1 अप्रैल 1999 से इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो कि 2 अक्टूबर 1980 को बनी थी। इसको 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मर्ज कर दिया गया। ट्राइसेम जिसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 15 अगस्त 1979 को बनी थी। ये IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा ट्राइसेम को 1 अप्रैल 1966 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण करना था। कहने का मतलब है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्राइसेम को मिला दिया गया। रोजगार आश्वासन योजना प्रारंभ इसका 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था। मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अक्टूबर 1980 को हुआ। NREP को 1 अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया। NREP प्लस RLEGP को जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया। NREP यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इन दोनों को जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया। NREP सूखा के समय रोजगार उपलब्ध कराना काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनर्गठित करके किया गया था। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी। महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना था, आत्मविश्वास में वृद्धि करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। राष्ट्रीय महिला कोष निर्धन महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इंदिरा महिला योजना महिलाओं की शक्ति संपन्नता। महिला समाख्या योजना महिला समानता के लिए शिक्षा। 15 सूत्री कार्यक्रम भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु। 20 सूत्री कार्यक्रम देश में निर्धनता निवारण हेतु। 15 सूत्री अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु, 20 सूत्री निर्धनता के निर्धारण हेतु। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के वैधानिक लाभ। सार्वजनिक भवनों में रैंप की उपलब्धता होना। व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। विजन 2020 फॉर इंडिया, यह विजन 2020 फॉर इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाना था भारत को। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किया था कि गाँव में भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। पूरा प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ टू रूरल एरियाज़। पूरा जिसका पूरा नाम है प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ टू रूरल एरियाज़, ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था APJ अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक टारगेट 3 बिलियन में। 15 अगस्त 2003 से इस योजना के क्रियान्वयन की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं केंद्रीय तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। कथन A, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण आर है मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। A और R दोनों सही हैं तथा R एक ही सही व्याख्या है। शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया। 2006-07 से यह योजना नगर क्षेत्रों में भी लागू की गई। मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु नामांकन बढ़ाने
उन्हें बनाए रखने, उपस्थिति के साथ साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधार के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए इनके अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा, मदरसों और मकतबों आदि में 1 से लेकर 8 तक बच्चों को शामिल करना। प्रबंधन एवं वित्तीयन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका प्रबंधन और वित्तीयन करती है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें सेंट्रल का रेशियो 75 है और स्टेट का कंट्रीब्यूशन 25 है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली रीजन है वहाँ पे सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन 90 है और स्टेट का 10 है। ऑर्गेनाइज कौन कौन करता है? स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्थान, स्वयं सहायता समूह, और यह ठेकेदारों द्वारा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001 में हुआ था। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा 2007 तक उपलब्ध कराना था। इसमें सभी बच्चों को 2010 तक 8 साल के प्राथमिक स्कूली शिक्षा को पूरा करवाना भी शामिल था। शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक और अनूठी शिक्षा स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाया गया। 2007 तक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स विकास लक्ष्य, इसका वर्ष 2015 तक सबके लिए शिक्षा, जो कि यूनाइटेड नेशन संघ के द्वारा पारित किया गया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य 2 जून 2011 इसकी लॉन्च डेट है 2 जून 2011 भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करना, शहरों में मलिन बस्तियों का पुनर्विकास करना तथा आधारभूत नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के साथ वहन योग्य आवासों का निर्माण करना है। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। असमानता घटाने का उपाय, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण, भूमि सुधार। जबकि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुधार से है, इसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में शामिल है मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना शामिल है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा को, जबकि शामिल नहीं है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष।